नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। संसद में होगा फिर बवाल। इंडिया के पास 250 सांसदों का जुगाड़। 37 प्लस 99 प्लस 29 प्लस 22 इक्वल टू व्हाट? सांसद। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने जा रहा हूं, जो आप दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है कि स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ था, संसद से उसे मंजूरी मिल गई है और अब उस पर 9 मार्च को चर्चा होगी और फिर उसके बाद वोटिंग होगा। यानी कि स्पीकर ओम बिरला और सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। महत्वपूर्ण यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास जो एनडीए गठबंधन के 293 सांसद हैं वह एकजुट हैं, और अगर हैं तो बेचैनी क्यों? लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी इस बात से भी ज्यादा है कि जो इंडिया गठबंधन 238 के आसपास था वह 250 प्लस हो गया है। इस बात की बेचैनी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है कि इंडिया ब्लॉक का जो बढ़ रहा है, सांसदों का टारगेट बढ़ रहा है, काउंटिंग जो बढ़ रही है 238 से 250 प्लस हो गया, यानी कि 12 से ज्यादा शामिल हो गए इंडिया गठबंधन के अंदर। वह कौन है और वह कितना भारी पड़ सकते हैं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा परेशान इस वक्त है। दूसरी चीज बड़ी महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश और नायडू के सहारे जो बैसाखी, 2 बैसाखी है, नानी फैक्टर जो कहा जाता है, वह जो बैसाखी है, यह बैसाखी क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी होगी या नहीं होगी, एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इस वक्त चंद्रबाबू नायडू को जो मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी से हिसाब बराबर करने का, उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि बार्गेनिंग का एक ऐसा मोड़ आ गया है चंद्रबाबू नायडू के हाथ कि जो चाहे, जो इच्छा करेगी मांगेंगे, और वह बाद में नहीं, पहले पूरे करने पड़ेंगे। यानी कि 10 सालों से चंद्रबाबू नायडू के साथ जो वादा खिलाफी भारतीय जनता पार्टी सरकार आंध्रा के साथ कर रही है और 2024 में समर्थन देकर सरकार बनाने के बाद उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। भारतीय जनता पार्टी चंद्रबाबू नायडू को लेकर के असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि 1 फरवरी का जो डेडलाइन तय किया था चंद्रबाबू नायडू ने, चंद्रबाबू नायडू की डिमांड बजट सेशन में नहीं पूरा हुआ है और नहीं पूरा होने की वजह से चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी बढ़ी है। पिछले दिनों जो अमेरिकी ट्रेड डील या जेफरी एप्स्टीन फाइल, चाहे वह जनरल नरवणे का जो मुद्दा उठा, उसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी जब बैकफुट पर आई और सभी बड़े बड़े मंत्री मुंह छिपा करके भागते हुए नजर आ रहे हैं, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जो पार्लियामेंट के अंदर अपना भाषण नहीं दे सके राष्ट्रपति के संबोधन के बाद, उसके प्रति चंद्रबाबू नायडू की कोई टिप्पणी और सरकार के बचाव में कोई बयान नहीं आया, जो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आकर के खड़ी हो गई है। मान मनोबल का दौर शुरू है और चंद्रबाबू नायडू चुप है। चंद्रबाबू नायडू को कहा जा रहा है कि किसी भी कीमत पर मना करके उनसे वोटिंग कराने की कोशिश की जा रही है। चंद्रबाबू नायडू बाइकआउट कर देंगे या वोट डालेंगे, इस पर असमंजस की परिस्थिति बनी हुई है। लेकिन वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के वक्त का वोटिंग का बात अलग था और इस बार बात अलग है। इस बार स्पीकर की बात है। स्पीकर को अगर बहुमत नहीं मिला तो यानी कि सरकार अल्पमत में आ जाएगी, क्योंकि सरकार को बनाए रखने के लिए 272 का बहुमत का आंकड़ा चाहिए और स्पीकर को भी बनाए रखने के लिए 272 के बहुमत का आंकड़ा चाहिए। ऐसे में कहा जा रहा था कि अविश्वास प्रस्ताव इंडिया गठबंधन द्वारा यह मंजूर नहीं होगा, इसमें 3 गलतियां हैं। 2026 की जगह हड़बड़ी में 2025 लिख दिया गया है, लेकिन
एक्सेप्ट हो गया, वह सारी त्रुटियां सही हो गई। देखना यह होगा चंद्रबाबू नायडू मानते हैं या नहीं मानते। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार को भी लगातार मनाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या यह माने कि नीतीश कुमार भी नाराज हैं, और नाराज हैं तो क्यों हैं? नीतीश कुमार की पार्टी को पिछले दिनों जिस तरह से तोड़ने की कोशिश, भरपूर कोशिश की गई, वह अब नीतीश कुमार के भी हाथ मौका आया है। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के जो बातें कही जाती हैं, नीतीश कुमार के कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलते हैं, जैसे ललन सिंह। यहां संजय झा का कोई महत्व नहीं है, संजय झा राज्यसभा सांसद है, लेकिन ललन सिंह लोकसभा सांसद हैं। वोट ललन सिंह को करना पड़ेगा, और ललन सिंह अक्सर भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलते हुए नजर आते हैं। लेकिन बाकी के लोग जो है वह नीतीश कुमार के साथ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी परेशान है। अगर नीतीश कुमार ने यह तय कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करना है, तो ललन सिंह चाहते हुए भी नहीं कर सकते, और अगर पार्टी गाइडलाइन से अलग गए तो उनकी सांसदी पर बात आ सकती है। ऐसे में एक असमंजस स्थिति बन रही है। इन 30 सांसदों की जोड़ी जो है, नानी फैक्टर, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की यह 30 सांसद जो हैं, या मोदी सरकार की छत कह लें या नींव कह लें, दोनों ही हैं, क्योंकि दोनों ही हटे तो सरकार धराशायी हो जाएगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कसता शिकंजा मंत्रियों के इस्तीफे के भी आ रही है। हरदीप सिंह पुरी को लेकर के जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, लगातार बहसबाजी चल रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने एक और बहुत बड़ी गलती कर दी है, आफत मोल ले ली है, क्योंकि 9 मार्च को पार्लियामेंट शुरू होगा और उसी दिन चर्चा भी होगी और वोटिंग भी होगा, क्योंकि स्पीकर को लेकर के एक दिन का तय होता है, समय सीमा तय होता है, 8 घंटा या उससे कुछ कम, उसके अंदर चर्चा और वोटिंग होती है। यानी कि उसमें एक सांसद को 15 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं दिया जाता बोलने के लिए। अब ऐसे में चर्चा तो होगी, और जिस तरह से स्पीकर ओम बिरला ने अपना पद संभालने के बाद स्पीकर का, वह जिस तरह से पक्षपात किए हैं उस पर भी चर्चा होगी, और कोई रोक नहीं पाएगा, और दुनिया सुनेगी कि किस तरह स्पीकर विपक्ष के साथ दुर्व्यवहार करता है। भारतीय जनता पार्टी के खेल उजागर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो दोषारोपण किया है ओम बिरला ने, उस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर बहुत बड़ा उन्होंने आरोप लगाया है प्रधानमंत्री को मानने का, तो उसके ऊपर भी चर्चा होगी। इन सब चर्चाओं के बाद अभी तक जब से यह मुद्दा उठा है, स्पीकर ओम बिरला सदन में नहीं आए हैं, और 9 मार्च को वह चेयर पर नहीं बैठ सकते, और अब भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव जिसके खिलाफ आता है वह नहीं बैठता है कुर्सी पर। ऐसे में सांसदों के साथ वह बैठेंगे, वोट डालने का भी अधिकार उन्हें होगा, और वोट भी वह डालेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ महाभियोग भी आया है, वह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर के। नव भारत टाइम्स ने बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु छापा है कि नव भारत टाइम्स ने यह लिखा, जो अपनी रिपोर्ट में नव भारत टाइम्स ने लिखा कि 9 मार्च से शुरू हो रहा बजट सत्र का दूसरा चरण। टाइम्स ऑफ इंडिया, माफ कीजिएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के अनुसार माना जा रहा है कि इससे 9 मार्च को जब संसद फिर से बैठेगी तो सत्ता पक्ष और इंडिया ब्लॉक के बीच तनाव बढ़ना तय है। 9 मार्च को संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई फिर से शुरू होगी। सूत्रों के अनुसार महाभियोग के नोटिस को संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में लाया जाएगा, जो 9 मार्च से शुरू होकर के 2 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र का पहला चरण 28 जनवरी से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलेगा। एसआईआर पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लामबंद है विपक्ष। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ टीएमसी और की मांग को विपक्ष ने व्यापक समर्थन मिल रहा है। यानी कि ममता बनर्जी ने
जो 200 प्लस सांसदों की बैठक इंडिया ब्लॉक की थी, ममता बनर्जी को एसआईआर पर महाभियोग लाने के लिए पूरा समर्थन इंडिया गठबंधन का मिलता हुआ नजर आ रहा है। मुख्य चुनाव एसआईआर पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लामबंद है विपक्ष। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ टीएमसी की मांग को विपक्ष में व्यापक समर्थन मिल रहा है, जहां लगभग हर क्षेत्रीय पार्टी राज्यों में मतदाता सूची के एसआईआर विशेष मताधिकार सूची सत्यापन की प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है। अब यह सारी चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर डालती हैं, लेकिन विपक्ष ने इसे भाजपा की साजिश करार दिया है, जिसका मकसद विपक्षी मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करके सत्ताधारी पार्टी को फायदा पहुंचाने का है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस हो चुकी है और संसद में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। अब इस पर विपक्ष को लेकर के जो मतभेद रहे हैं और इस सरकार ने जिस तरह से वो स्पीकर ओम बिरला ने जिस तरह विपक्ष को बोलने नहीं दिया और उसमें इंटरफेयर किया, यह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि 4 अहम सवाल हैं जिस पर हम लोगों को चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अब कहते हैं ना उल्टी गिनती शुरू हो चली है। क्योंकि पहला, संसद में ओम बिरला पर अविश्वास प्रस्ताव मंजूर हो गया। पहले इसी पर चर्चा कर ले। 118 सांसदों के हस्ताक्षर से इंडिया गठबंधन ने जो अविश्वास प्रस्ताव जनरल एटॉर्नी को दिया था पार्लियामेंट के अंदर, वह मंजूर हो गया। लेकिन सत्तारूढ़ दल के तरफ से यह सोचा जा रहा था कि वह मंजूर नहीं होगा, उसमें त्रुटियां हैं, 3 गलतियां हैं। 2026 की जगह 2025 है। मैं नहीं जानता, क्योंकि वह लेटर तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं, देखा नहीं, लेकिन वहां दिया गया, यह सारी चीजें तो देखी जानी है। अब ऐसे में उसे सुधारा गया या क्या किया गया, यह वक्त बताएगा, लेकिन वह एक्सेप्ट हो गया। अब एक्सेप्ट होने का मतलब यह है कि स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ क्यों दिया गया है, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, उसमें कारण लिखा गया है। जैसे पहला कारण कि विपक्ष के साथ वो करना, दुर्व्यवहार करना, यानी कि सत्तारूढ़ दल के साथ में अलग व्यवहार है और विपक्ष के साथ अलग व्यवहार है। दूसरा, सत्तारूढ़ दल के कहने पर और उसके इशारे पर स्पीकर ओम बिरला चलते हैं। तीसरा, कि बार बार जो आरोप लगाया कांग्रेस पर कि महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री पर हमला करना चाहती थी, इसका सबूत भी उन्हें पेश करना पड़ेगा, इस पर भी चर्चा होगा। जनरल नरवरे की किताब को कोड करने के बाद भी, एंथेटिक करने के बाद भी क्यों नहीं बोलने की इजाजत दी गई विपक्ष को, इस पर भी चर्चा होगा। और सत्तारूढ़ दल के कहने पर स्पीकर ओम बिरला ने लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को पार्लियामेंट में नहीं बोलने दिया, इस बात पर चर्चा होगी। अब जिस बात को लेकर के सरकार भाग रही थी, राहुल गांधी जिस जनरल नरवरे की किताब पर छपे लेख में कारवां पत्रिका ने जो उनको कोट किया था, कि कारवां पत्रिका के हवाले से मैं बोलना चाहता हूं कोट करके, जनरल नरवरे की बुक को नहीं मानते तो कारवां में उसी का अंश छपा हुआ है, वह 4-5 लाइन जो राहुल गांधी पढ़ना चाहते थे। तभी भी कोट करने के बाद भी उन्हें नहीं बोलने दिया गया। कारवां पत्रिका जो है डिफेंस को लेकर के एक्टिव रहता है, वह छापता है। जनरल नरवरे के कहे बगैर तो कारवां पत्रिका यह वर्ड नहीं छाप सकता जो उस बुक में लिखा है, यानी कि उन्होंने इंटरव्यू दी, लेख लिखा, तभी कारवां पत्रिका ने छापा है। कारवां पत्रिका जो है एथोराइज्ड है, वह छाप सकता है। सरकार ने ही उस पत्रिका संस्था को अप्रूव किया है, तो फिर उसे कोर्ट क्यों नहीं करने दिया गया, यानी कि उस बुक और उस पत्रिका का भी उल्लेख उस चर्चा में होगा जिससे सरकार भागना चाहती थी। अब इन सभी चीजों को लेकर के आज मोदी सरकार ने जो कैबिनेट की बैठक में यह पास किया कि कोई भी सेना का व्यक्ति सेना में कार्यरत रहते हुए और रिटायरमेंट के बाद 20 सालों तक कोई पुस्तक नहीं लिख सकता, यह सेना के तरफ से इसका रिएक्शन आना बाकी है। लेकिन पूर्व सेनाध्यक्षों ने इसका रिएक्शन देना शुरू कर दिया है
कि यह तानाशाही नहीं चलेगी। अब सोचिए, सेना और सरकार के अंदर भी टकराव इस सरकार को लेकर। सवाल यह गंभीर हो रहा है क्योंकि सेना के लोग राहुल गांधी से मिले हैं जाकर के और बातचीत भी हुई है। उनको किस तरह से यह सरकार प्रताड़ित कर रही है, किस तरह से उन्हें मेडिकल कुछ नहीं मिल रहा है, यह सारी चीजें दर्शाई गई है। राहुल गांधी ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है। दूसरी तरफ इस सरकार के लिए संकट और भी आएगी क्योंकि कारवा पत्रिका ने दिया है। अब इस सरकार ने यह इसलिए बंदिश लगा रही है कि नहीं छाप सकते क्योंकि इस सरकार के देशभक्ति पर जनरल नरवणे की किताब ने मोहर लगा दी कि यह देशभक्ति नहीं, देश के साथ धोखा है। देशभक्ति का ढोंग करने वाली यह सरकार किस तरह सेना के भी जुबान को बंद करने के लिए प्रस्ताव पास कर रही है, यह आप समझ सकते हैं। तो यह सरकार के अंदर कुछ न कुछ तो बड़ा चल रहा है जो देश से छिपाया जा रहा है और हर किसी के ऊपर बंदिश लगाया जा रहा है। बल्कि यह बंदिशें इस सरकार के ऊपर लगना चाहिए कि अगर झूठ बात बोलते हुए पकड़ी जाती है तो इसे सजा मिलनी चाहिए। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों में हर वर्ड झूठे होते हैं और मंत्रिमंडल के भी भाषणों में सब झूठी अफवाह होती हैं, लेकिन उसको एंथेटिक करने के लिए स्पीकर ओम बिरला नहीं कहते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन या विपक्ष के लोगों को एंथेटिक करने के लिए कि उसे आपको साबित करना पड़ेगा, यह बात कहते हैं। इसके लिए स्पीकर ओम बिरला को हटाने की मांग हो रही है। लेकिन नंबर 2 पॉइंट्स जो इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है कि इंडिया गठबंधन के पास 250 सांसद तैयार हैं। अब अगर 250 सांसद तैयार हैं तो एक नजर डालना पड़ेगा कि कांग्रेस के पास 99 सांसद हैं और 37 सांसद समाजवादी पार्टी के पास हैं और 29 सांसद ममता बनर्जी के पास और 22 सांसद स्टालिन के पास और 9 सांसद उद्धव ठाकरे के पास और 8 सांसद जो है वह शरद पवार के पास है। 204 होते हैं। 4 आरजेडी के पास है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी के पास 8 मान लेते हैं। लेकिन आप 204 ही मान के चलिए। अगर 204 हैं और इंडिया गठबंधन के तरफ यह बताया जा रहा है कि 250 सांसद इंडिया गठबंधन के साथ 250 प्लस हैं, तो 543 टोटल सांसद पार्लियामेंट के अंदर है। 543 टोटल सांसद अगर पार्लियामेंट के अंदर है और 250 प्लस इंडिया गठबंधन के साथ है, तो अगर 250 प्लस को न मान के 50 ही हम मानते हैं तो फिर एनडीए गठबंधन के पास 293 होते हैं और 293 का आंकड़ा भी है। लेकिन 250 या थे नहीं इंडिया गठबंधन के साथ, यह न एनडीए न इंडिया दोनों के हिस्सा कुछ नहीं थे। 238 कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन के साथ है। यह 12 सांसद जो इंडिया गठबंधन के या 12 से अधिक जो आए हैं वह निर्दलीय या एनडीए और इंडिया से अलग रहने वाले, जैसे चंद्रशेखर आजाद रावत, जैसे असुद्दीन ओवैसी, जैसे और भी है कि यह लोग जो किसी के साथ नहीं थे वह इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट किए हैं, यानी कि सरकार के खिलाफ में। यानी कि इंडिया गठबंधन का आंकड़ा बढ़ा है, 238 से 250 पर गया है और एनडीए गठबंधन 293 के 293 पर है। लेकिन क्या वह 293 एनडीए के सांसद हैं एक साथ या नहीं है? अगर हैं तो सरकार के अंदर बेचैनी क्यों है, इतनी बौखलाहट क्यों है, इतना हड़कंप क्यों मचा है दिल्ली में, इतनी हलचल क्यों तेज हुई है दफ्तरों में, इस बात पर संदेह जाता है। ऐसे में 293 जो एनडीए गठबंधन का है, बाकी लोगों को छोड़ दिया जाए, सिर्फ नीतीश नायडू और पवन कल्याण की बात की जाए तो पवन कल्याण के 2 सांसद जो चंद्रबाबू नायडू के सांसदों के साथ ही इधर से उधर होंगे, उसकी संख्या 18 हो जाती है और नीतीश कुमार के सांसदों की संख्या 12 है। यह 30 सांसद हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे तो ओम बिरला भी बच जाएंगे और सरकार भी बच जाएगी। अगर यह 30 इधर उधर हुए तो 263 वोट पड़ेंगे मोदी सरकार को। 263 पर सरकार गिर जाएगी और स्पीकर ओम बिरला को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। सरकार गिरने की बात इसलिए कही जा रही है कि अगर ओम बिरला के वोटिंग पर सहमति नहीं बनती है तो फिर
अगर उन्हें नहीं बचाया जा सकता तो सरकार को जीवित रखने के लिए 272 चाहिए और स्पीकर ओम बिरला को भी बैठाए रखने के लिए 272 चाहिए। अगर 272 ओम बिरला के लिए नहीं होता है यानी कि सरकार के पास बहुमत नहीं है यह माना जाएगा। तो ऐसे में सरकार को भी विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा, तब विपक्ष आक्रामक हो जाएगा। ऐसे में नीतीश और नायडू के ऊपर डोरे डालने का कार्य किया जा रहा है। मान मनोबल का दौर शुरू है लेकिन चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी नहीं टूट रही है। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पीछे पड़े हैं, किसी कीमत पर मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वक्फ बोर्ड बिल संशोधन के तर्ज पर चंद्रबाबू नायडू मानने को तैयार नहीं है। या तो 10 सालों से जो भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश को धोखा दे रही है, वादा खिलाफी कर रही है, या फिर चंद्रबाबू नायडू ने जो 1 फरवरी का डेडलाइन दिया था, 1,50,000 करोड़ रुपए की डिमांड करी थी कि आपने अगर नहीं दिया तो हम समर्थन वापस ले लेंगे, हमारे पास इंडिया गठबंधन का ऑफर है। तो ऐसे में क्या मोदी सरकार ऑफर पूरा कर देगी, उनका मकसद पूरा करेगी, जो वायदे किए थे वह पूरा कर देगी, और करेगी तो कहां से करेगी? सवाल बहुत गंभीर बन गया है और मोदी सरकार फंसी हुई है। अगर स्पीकर ओम बिरला को लेकर के सरकार धाराशाह होती है तो सरकार बजट सेशन तक भी टिक पाएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए मोदी सरकार बेचैन है। दो तरह से सरकार चलती हुई नजर आ रही है। चर्चा में इस बात को प्राथमिकता दी जा रही है कि स्पीकर ओम बिरला को लेकर के अगर चंद्रबाबू नायडू से बात नहीं बनती है तो स्पीकर ओम बिरला को इस्तीफा करवा करके अविश्वास प्रस्ताव पर ब्रेक लगाया जा सकता है। इसलिए दोनों पहलुओं पर काम करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। लेकिन यह बात तो सत्य है कि अगर स्पीकर ओम बिरला का इस्तीफा हो जाता है और अविश्वास प्रस्ताव रद्द होता है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर ओम बिरला को लेकर के ही आया है, या तो बजट सत्र का दूसरा पार्ट शुरू होने के पहले यानी 9 तारीख के पहले स्पीकर ओम बिरला का इस्तीफा हो जाए, या तो फिर उस दिन वोटिंग की नौबत आएगी। ऐसे में अगर स्पीकर ओम बिरला का इस्तीफा भी हो जाता है तो दूसरे किसी को स्पीकर बनाने के लिए वोटिंग की प्रक्रिया होगी, क्योंकि विपक्ष भी फिर अपना स्पीकर का प्रत्याशी खड़ा कर सकता है। ऐसे में भी चंद्रबाबू नायडू की बार्गेनिंग बढ़ेगी। इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार किसी भी कीमत पर चंद्रबाबू नायडू को मनाने की कोशिश कर रही है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि चंद्रबाबू नायडू मानते हैं या नहीं मानते हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की एक अलग हालात और परिस्थितियां हैं। नीतीश कुमार को जिस तरह से इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ने फोड़ने की कोशिश की थी, नीतीश कुमार अब हमलावर से हो गए हैं। नीतीश कुमार जिस तरह से हमलावर हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है। नीतीश कुमार ने अगर नाराजगी दिखाई तो मोदी सरकार के लिए संकट हो सकती है, लेकिन कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मना लेगी। मैं नहीं जानता कि नीतीश कुमार मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन एक बात निकल करके यह आ रही है कि ममता बनर्जी का लगातार संपर्क में है नीतीश कुमार के। बात कहां तक पहुंची है आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ममता बनर्जी अब इस बात की दुहाई देती नजर आ रही है नीतीश कुमार से भी और चंद्रबाबू नायडू से भी कि जिस तरह एसआईआर हो रहा है, आने वाले वक्त में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को भी उसकी कीमत वैसे ही चुकानी पड़ेगी जैसे इस वक्त ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में हालात है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अगर इस बार पार्टी उनकी जीत के आती है तो चौथी बार मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री बनेंगी पश्चिम बंगाल की। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग खेल कर रहा है, बहुत संकट के दौर से गुजर रही है ममता बनर्जी। जब ईमानदारी पर बेईमानी हावी हो जाए तो जीत संभव नहीं होता, हार संभव होता है। ऐसे में ममता बनर्जी को डर तो लग रहा है। ममता बनर्जी एक क्षेत्रीय पार्टी है जो अपना दबदबा पश्चिम बंगाल में दिखाती है। पश्चिम बंगाल हाथ से गया तो वह घर की न घाट की कहीं की नहीं होगी, क्योंकि वह राष्ट्रीय स्तर की नेता है नहीं, क्षेत्रीय स्तर की है और बंगाल से बाहर कदम उनका पड़ता नहीं। ऐसे में उनका मान्यता भी बाहर नहीं है, क्योंकि दूसरे राज्यों में उनका वोट परसेंट 0.01% भी नहीं है। ऐसे में ममता बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल बहुत चुनौती है। इसलिए एसआईआर के तहत अगर चुनाव हो रहा है तो ममता बनर्जी हार भी सकती है, लेकिन अगर एसआईआर के तहत भी ईमानदारी से चुनाव हो गया तो ममता बनर्जी को हरा पाना मुश्किल होगा। लेकिन एसआईआर के बाद भी जो बेईमानी हो रही है, इसी बात का डर ममता बनर्जी को सता रहा है। लेकिन यह
सारी प्रक्रियाओं पर रोक तभी लग सकती है जब केंद्र की सत्ता बदल जाए। केंद्र की सत्ता जब तक रहेगी नरेंद्र मोदी की, तब तक इस पर लगाम नहीं लगाया जा सकता। जो आज ममता बनर्जी पर गुजर रहा है, वही 2027 में अखिलेश यादव पर भी गुजरेगा। इसलिए अखिलेश यादव भी इसके पूरे प्रयास कर रहे हैं कि नीतीश और नायडू इंडिया के साथ आ जाए। चंद्रबाबू नायडू से जिस तरह से अखिलेश यादव चंद्रबाबू नायडू के बड़े बड़े नेताओं से जाकर के हैदराबाद मुलाकात किए थे और नीतीश से भी कहा जाता है कि संपर्क में रहते हैं, उस तरह से यह लगता है कि कुछ इंडिया गठबंधन बड़ा सोच रहा है करने के लिए। लेकिन यह आएंगे नहीं आएंगे, यह आने वाला वक्त बताएगा। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि नीतीश नायडू बीजेपी की निर्भरता फिर बढ़ गई है नीतीश नायडू पर। नीतीश नायडू के सहारे फिर एक बार यह सरकार दांव खेलना चाहती है, क्योंकि उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इसमें एक अड़चने और भी आने वाली है, जो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोध में नजर आते हैं। कुछ लोग हैं जिससे नाराजगियां बढ़ रही हैं, जिनकी नरेंद्र मोदी सरकार के लेकर के, नरेंद्र मोदी की रणनीति और नीति को लेकर के। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग भी अगर साथ छोड़े तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वक्फ बोर्ड बिल संशोधन में जितना 293 एनडीए गठबंधन के पास था, 293 वोट पड़े नहीं थे। कहा जाता है कि वह भारतीय जनता पार्टी के ही लोग थे जो नहीं चाहते थे कि ऐसा कानून बने। हालांकि उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब मोदी सरकार बुरी तरह से जकड़ और फंस गई है। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि कैसे निकलती है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू वह केंद्र की राजनीति में एंट्री मारना चाहते हैं और नीतीश कुमार भी केंद्र की राजनीति में आना चाहते हैं, क्योंकि 2030 में वह राजनीति से संन्यास लेंगे, मुख्यमंत्री पद से संन्यास ले लेंगे नीतीश कुमार। और चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे नारा लोकेश को आंध्र प्रदेश के अंदर सीएम बनाना चाहते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए नीतीश और नायडू की एंट्री केंद्र में नहीं हो सकती। इसलिए भी एक मौका है, मौका दो है चंद्रबाबू नायडू के पास। या तो बार्गेनिंग पावर बढ़ा करके धन अर्जित कर ले मोदी सरकार से इस मौके पर, क्योंकि मोदी सरकार को सत्ता चाहिए, या फिर मोदी सरकार का साथ छोड़ करके केंद्र की राजनीति में एंट्री मार ले। अगर केंद्र की राजनीति में एंट्री मारते हैं तो पार्टी का भविष्य बढ़ेगा और लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा, और नहीं तो मोदी सरकार के खिलाफ जो 17 किसान संगठनों ने कांग्रेस के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के साथ बैठक की है और एक बड़े आंदोलन को आगाज देने जा रहा है, उसमें साउथ के भी किसान संगठन है जो चंद्रबाबू नायडू के लिए चुनौती बन सकते हैं। मुस्लिम समुदाय पहले से ही नाराज है चंद्रबाबू नायडू से, वक्फ बोर्ड बिल संशोधन से, और किसान भी अब नाराज होने का मतलब चंद्रबाबू नायडू की राजनीति धराशायी हो जाएगी। 2019 में कीमत चुका चुके हैं चंद्रबाबू नायडू, और मोदी सरकार भी छल कर रही है कहीं ना कहीं नायडू के साथ, क्योंकि वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी से नजदीकियां भाजपा की फिर बढ़ने लगी हैं, और वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी मुख्य विपक्षी पार्टी है आंध्र प्रदेश के। ऐसे में नीतीश कुमार को जो तोड़ने फोड़ने की कोशिश उनकी पार्टी को किया जा रहा था, उनके पास भी वक्त है, क्योंकि अगर इस वक्त तो साथ छोड़ दिए तो एप्स्टीन फाइल की बदनामी, ट्रेड डील की बदनामी और जनरल नरवणे सेना को लेकर के जो चीजें हैं उसका सपोर्ट इन्हें मिल जाएगा, अन्यथा पार्टी पर बड़ी मुसीबत आ सकती है। ममता बनर्जी कोशिश में जुटी हुई है कि नीतीश और नायडू का समर्थन मिल जाए। फिलहाल 250 सांसदों का जुगाड़ इंडिया गठबंधन के पास है, ऐसा कहा जा रहा है, चर्चा हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के पास 293 बचे तो हैं, लेकिन वह 293 के 93 हैं और 238 से 250 तक इंडिया गठबंधन पहुंच गया है। यानी कि इंडिया गठबंधन का आंकड़ा बढ़ रहा है और एनडीए यथास्थिति पे है। एनडीए के तरफ से थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो सरकार धराशायी हो जाएगी। ओम बिरला ने नई संकट इस सरकार के लिए पैदा कर दिया, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि सरकार बचती है या सरकार जाती है। लेकिन बजट सेशन में अगर स्पीकर ओम बिरला को बचा भी ली इस सरकार ने, तो भी सरकार को बचा पाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि स्पीकर ओम बिरला के बाद और भी बहुत सारी दिक्कतें ट्रेड डील को लेकर या जनरल नरवणे को लेकर, या फिर जो अभी कैबिनेट की बैठक में तय हुआ कि 20 सालों का बैंड लगाया जा रहा है उसको लेकर के, या फिर एप्स्टीन फाइल को लेकर के सरकार को बचने की उम्मीद बहुत
कम नजर आ रही है। लग रहा है सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बाकी आप दर्शकों का क्या राय है और क्या सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहें कि आगे शेयर करें, और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।